नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज 1 अप्रैल है, जंग को तकरीबन 35 दिन हो गए और जंग वहां पर पहुंची है जहां इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। गजा में रोते बिलखते बच्चे, रोती बिलखती माओं की एक्टिंग उतारते थे जो उनके मिमिक्स बनाते थे, मीम्स बनाते थे, तमाशा करते थे। आज हालत यह है कि उनके लोगों की लाशें लौट कर आ रही हैं लेबनान के बॉर्डर से और चारों तरफ चीख पुकार मची है। वीडियो आया है जिसमें एक मां है जिसका जवान बेटा लेबनान के बॉर्डर पर लड़ता हुआ मारा गया है, हिजबुल्लाह का निशाना बना है और वो बुरी तरह से रो रही है, परेशान है कि अब उसका बेटा कहां से लौट के आएगा। एक और वीडियो है जिसमें भाई है, एक छोटा भाई है जिसका बड़ा भाई मारा गया है और वो भी रोते बिलखते हुए कह रहा है कि अब हमारा क्या होगा, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे कटेगी। इन लोगों ने शायद तब खुशी मनाई होगी जब गजा में लोग मर रहे थे। जब ईरान में 150 बच्चियां मरी होंगी तो इनके सीने में जरा सा भी दर्द पैदा नहीं हुआ होगा। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद इन्होंने खुशियां मनाई थी, सड़क पर आकर बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे। और आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 90% से ज्यादा इजरायली ईरान के साथ जंग के फेवर में थे, चाहते थे कि ईरान के साथ जंग हो। ये वो लोग हैं जिनको नेतन्याहू ने समझा लिया था कि हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से खत्म हो गया और अमेरिका हमारे साथ है तो 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे, फिर तो हमारी मौज ही मौज होगी। इस तरह के नेता आपको पागल कर देते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन जमीन पर चीजें वही नहीं होती हैं जो भाषणों में कही जाती हैं। जमीन पर इजराइल के अंदर की तबाही देखकर बहुत साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इजराइल में अब जंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार एहतजाज हो रहे हैं और क्यों वहां पर जंग को फेवर करने वालों का नंबर लगातार घटता जा रहा है। क्योंकि दूसरों की तबाही में मजा आ रहा था उन्हें अपनी तबाही अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उनको तो हमेशा से यह नशा दिया गया था कि इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आयरन डोम है, पैट्रियट मिसाइल है, फला है, ढिमका है। और अब हालत यह है कि सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। 80% से ज्यादा ईरानी निशाने सीधे सीधे जाकर निशानों पर लग रहे हैं, मिसाइलें सीधे निशानों पर गिर रही हैं और जबरदस्त तबाही आपको इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है। ये तो इनको खैर मनाना चाहिए कि ईरान इनकी तरह बेदिल नहीं है, इनकी तरह पत्थर दिल नहीं है, इसलिए पूरे पूरे ब्लॉक मकानों के गिरते हुए और हजारों सैकड़ों लोग मरते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान इसमें भरोसा नहीं रखता है। ईरान अभी भी केवल एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है, केवल ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जो आर्मी से, शिनबेट से, मोसाद से या फिर इजराइल की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन ईरान के इस भलमनसाहत का फायदा उठाकर लगातार असैसिनेशन किए हैं इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने, उनके नेताओं को मारा है और इसीलिए अब ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि असैसिनेशन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक पूरी लिस्ट जारी की है अमेरिका की कंपनियों की, सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, आईबीएम, डेल, एनवीडिया, टेस्ला, जी, बोइंग, इसके अलावा भी। और बहुत साफ कहा है कि आई फॉर द आई का मतलब यह है कि आप हमारे एक नेता को मारोगे और हम आपकी एक कंपनी को तबाह कर देंगे। और इजराइल के अंदर कल जो हमले किए गए हैं उसके टेलीकॉम सेक्टर पर भी हमले किए गए हैं। यानी बहुत सीधा सा मामला है कि अब अगर ईरान के नेताओं को मारा जाएगा तो ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो सीधे सीधे हमला करेगा इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स पर जो मिडिल ईस्ट में कहीं भी होंगे, चाहे जीसीसी कंट्रीज में हो, चाहे इजराइल में हो, उन पर हमला करेगा और उनको पूरी तरह से तबाह कर देगा। कल जो खबर आई है जिसके बारे में सुबह मैंने थोड़ी बात की थी कि सऊदी अरबिया में एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया गया है जहां अमेरिका के सैनिक छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि वहां 200 से ज्यादा सैनिक थे। अब कितने मारे गए हैं ये तो बहुत बाद में पता चलेगा, अमेरिका और इजराइल नंबर सही नहीं देते हैं। लेकिन अगर यह हमला हुआ है, और हमला हुआ है, पक्की बात इसलिए है, मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की कि अमेरिका के जो नागरिक हैं वो छुप के रहें, दब के रहें। जिस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नागरिक मालिकों की तरह घूमते थे वहां उनको छुप के और दब के रहना पड़ रहा है। ये है ईरान का असर।
दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका के साथ आने से मैंने बताया था कि सारी यूरोपीय कंट्रीज ने एक एक करके मना कर दिया। पोलैंड ने कह दिया हम पेट्रियाट नहीं देंगे, ब्रिटेन ने कह दिया वगैरह वगैरह। एक और मजेदार घटना हुई है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इजराइल और फ्रांस के बीच में अपना रिश्ता था। फ्रांस से इजराइल बहुत सारे हथियार खरीदा करता था। इस बार हुआ यह कि अमेरिका से हथियार आने थे इजराइल। फ्रांस ने कह दिया कि हमारे एयर स्पेस से लेकर तुम नहीं जा सकते हो, हम इस जंग में तुम्हारे साथ नहीं है। तुमको हथियार ले जाना है ले जाओ, लेकिन अमेरिका से खरीदे हुए हथियार हमारे आसमान के ऊपर से नहीं जाएंगे। नतीजा यह हुआ, इजराइल को शॉक लगा। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि यूरोपीय कंट्रीज जो बिल्कुल उसके हिसाब से काम करती थी, उससे इस कदर खफा हो जाएंगी। और यह सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जंग में यूरोप की कंट्रीज जिस तरह से खुद को अलग कर रही हैं, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इजराइल ने बदले में यह कहा कि ठीक है, अब हम आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे, मत खरीदो। फ्रांस को हथियार बेचने के लिए मार्केट की कमी नहीं है। हां, इजराइल के पास अब एक ऐसा देश नहीं रहा जिसको वो दोस्त कह सके, और फ्रांस के मैक्रोन ने इस जंग से अपना रिश्ता बिल्कुल अलग कर लिया। इस घटना के बाद इजराइल ने एक और काम किया। फ्रांस के रक्षा मंत्री एलिस रूफो आने वाले थे इजराइल में, उनके आने पर पाबंदी लगा दी। अच्छी बात है, लगा दो पाबंदी। ये तो हो ही रहा है कि सारी दुनिया में तुम अकेले पड़ते जा रहे हो, और जैसे जैसे ये जंगें आगे बढ़ेगी और अकेले पड़ोगे। और उधर ईरान को आप देखिए, रशिया चाइना का जिक्र मैं नहीं करूंगा, बहुत जिक्र हो चुका है। इसके अलावा भी सारी दुनिया में आप देखेंगे उसके लिए समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है ऐसे लोगों के मेल से, आप लोगों के मेल से, जो चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कि आपने ईरान के लिए क्या दिया है। कश्मीर से लेकर पूरे भारत में किसी ने अपने कान की बाली दे दी, किसी ने जमीन बेचकर दे दी, किसी ने गाड़ी बेचकर दे दिया, किसी ने पैसे दे दिए। सब पहुंच रहे हैं ईरान की एम्बेसी में या ईरान कल्चरल हाउस में। हमने भी दवाएं पहुंचाई थी और फिर दवाएं पहुंचाएंगे। कितने लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि पैसे और चीजें कहां पहुंचाई जा सकती हैं। जो दिल्ली में है उनसे मैं कहता हूं कि आप सीधे ईरान कल्चरल हाउस जाइए, उनसे कहिए कि हम ईरान की मदद करना चाहते हैं। वो आपका पैसा या जो कुछ भी आप देना चाहते हैं उसको बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ एक्सेप्ट करेंगे। न केवल शिया और सुन्नी मुसलमान बल्कि हिंदू बड़ी संख्या में, सिख बड़ी संख्या में वहां जाकर ईरान का समर्थन दे रहे हैं। यह तो हमारे हिंदुस्तान की हालत है। इसके अलावा भी दुनिया भर में ईरान के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर में लोग यह कह रहे हैं कि ईरान हक के रास्ते पर है। अगल बगल की अगर बात करूं तो सीरिया में एक बड़ा जुलूस निकला ईरान के हक में, जो अहमद अल शरा के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। इजराइल और अमेरिका का गुलाम अहमद अल शरा, उसके लिए यह बड़ा सरदर्द बन सकता है कि सीरिया के अंदर प्रो ईरान एक्टिविटीज होने लगी हैं, प्रो ईरान संगठन बनने लगे हैं। चेचन्या के बारे में आप जानते हैं, चेचन्या के जो विद्रोही सैनिक हैं उनके बारे में आप जानते हैं, बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि चेचन्या के सैनिक ईरान के साथ लड़ने को तैयार हैं। अगर अमेरिका के सैनिक जमीन पर कदम रखेंगे तो चेचन्या के सैनिक ईरान में दाखिल होंगे और उनका मुकाबला करेंगे। साउथ एशिया तो पूरा का पूरा ईरान के साथ है ही, और जिस तरह से यूरोप ने इस बार अमेरिका और इजराइल का साथ देने से इंकार किया है, बहुत साफ है कि यूरोप भी कम से कम अमेरिका और इजराइल के साथ तो नहीं है। नाटो ने इस जंग में आने से इंकार कर दिया है। और आप देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एक ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका और इजराइल को किस किस की जरूरत है। किस किस के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि आओ और हमारे साथ लड़ो ताकि ईरान को हराया जा सके। और चिढ़कर कहा जा रहा है कि हमसे नहीं खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको तेल चाहिए वो जाए खुलवा ले। चिढ़ के कहा जा रहा है कि डील की भी जरूरत नहीं है, हम तो डील के बिना ईरान से निकल जाएंगे। निकल जाओ, ईरान तुम्हारी जमीन नहीं है। ईरान ईरानियों का है। वहां तुम गए थे हमला करने, ईरान ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन जब तुम गए हमला करने तो ईरान ने तुम्हें कायदे से सबक सिखाया है। ऐसा सिखाया है कि बहुत लंबे वक्त तक सारी दुनिया याद रखेगी, और यह जंग खत्म हो जाने के बाद दुनिया काफी हद तक बदल जाएगी। फ्रस्ट्रेशन कितना है
चिढ़ कितनी है आप ये सोचिए। मशहद के एयरपोर्ट पर हमला किया गया उन फ्लाइट्स के ऊपर जो फ्लाइट्स इंडिया आनी थी और बाकी कई मुल्कों में जानी थी, जहां से जो इमदाद दी गई है ईरानी भाइयों और बहनों के लिए, हमने आपने जो इमदाद दी है, जो मदद की है, वो लेकर वापस ईरान में जा सके, ऐसी जहाजें थी, वो लड़ाई वाली जहाजें नहीं थी। उन जहाजों को निशाना बनाया गया ताकि अलग अलग मुल्कों में ईरान के समर्थन में जो इतना सारा सामान आया है उस सामान को लाया न जा सके। आप सोचिए, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है। इजराइल का रक्षा मंत्री कार्ड्स कहता है कि हम लेबनान को गजा जैसा बना देंगे। बिल्कुल बना दीजिए, कोशिश करके देखिए। हिजबुल्लाह को आपने मान लिया था कि वो खत्म हो चुका है, और आज हालत यह है कि रोज वीडियोस आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह कैसे आपके इलाकों को उड़ा रहा है। सैकड़ों आपके टैंक उड़ाए जा चुके हैं और सैकड़ों सैनिकों को हिजबुल्लाह मार चुका है। यह अलग बात है कि आप नंबर 4 मरे 6 मरे करते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन अब आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। लेबनान बाकायदा वीडियो जारी करता है, वो वीडियोस मैं यहां नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब वीडियो चलाने से रोक देगा। तो लगातार ये चीजें आप डायलॉग में जिस तरह से बोलते हैं, हम गजा बना देंगे, यानी बच्चों को मारना, औरतों को मारना, घर गिराना, यह आपके शौक में शामिल हो चुका है, यह आपकी बीमारी में शामिल हो चुका है। अभी तक जिन मुल्कों का आपने मुकाबला किया, मुल्कों का क्या मुकाबला किया? बेसिकली गजा में किया। उनके पास एयर डिफेंस नहीं था, उनके पास उस तरह की आर्मी नहीं थी, उनके पास उस तरह का सपोर्ट नहीं था। लेकिन ईरान गजा नहीं है, यहां तक कि हिजबुल्लाह भी गजा नहीं है। आप जितना करेंगे उतना आपको भी झेलना पड़ेगा। अगर एक लिमिट क्रॉस होगी तो हम देखेंगे आपके भी तबाह घर, हम देखेंगे आपके शहरों को भी जमींदोज होते। ये पागलपन अगर आप जारी रखेंगे तो यकीन जानिए एक दिन इजराइल का वजूद मिट जाएगा। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, चाइना के एक बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, उनसे किसी ने पूछा कि इजराइल ने अगर न्यूक्लियर बम चलाया ईरान के ऊपर तो क्या होगा। उन्होंने पूरी ताकत से कहा कि ऐसी हालत में इजराइल एक मुल्क रह ही नहीं जाएगा, एक मुल्क के रूप में इजराइल का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जो लोग दिमाग में ये लिए बैठे हैं कि इजराइल या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बम चला सकते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि न्यूक्लियर बम रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, और कौन जाने ईरान के पास भी हो। इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर बम नहीं है। 1 महीने हो गए जंग शुरू हुए, कौन जाने इस खतरे का अंदाजा लगाते हुए ईरान ने न्यूक्लियर बम बना ही लिया हो तो जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी, वो तबाही सारी दुनिया देखेगी। जो बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं अरब मुल्कों के, वो भी उसका परिणाम झेलेंगे, इजराइल की जनता भी झेलेगी, ईरान की जनता तो झेलने के लिए तैयार है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं एक ईरानी औरत का। यह तुर्की में रहती थी, तुर्की में रहती थी और वहां मॉडलिंग करती थी। आप समझ सकते हैं कि रजीम की समर्थक शायद ना हो, आप समझ सकते हैं कि यह शायद आयतुल्लाह खामनेई की समर्थक ना हो। और इसने कहा भी कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को मेरा समर्थन नहीं था, लेकिन अपने मुल्क को समर्थन है, इसलिए टर्की में जहां वो बिल्कुल सेफली थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, अपना मुल्क छोड़कर लौटकर ईरान में आई और इस समय सड़कों पर अपनी जनता के साथ है, अपने लोगों के साथ है और ये कह रही है कि हम ईरान पर किसी मुल्क की जीत नहीं होने देंगे, जब तक जिंदा है तब तक ईरान के लिए लड़ेंगे। इसलिए ईरान को हराने का आज मतलब होगा 9 करोड़ लोगों को हराना, और 9 करोड़ लोगों को हराना इजराइल या अमेरिका के बस की बात नहीं है। आज अमेरिका की भी यही हालत है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है अपने लोवेस्ट लेवल पर है। आज तक अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी इतने नीचे नहीं गई जितने नीचे ट्रंप की पॉपुलैरिटी जा चुकी है। अमेरिका की ज्यादातर जनता यह कह रही है कि हम जंग के खिलाफ हैं। ट्रंप के खिलाफ जो जुलूस अभी निकला था उसमें 80 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अमेरिका के अंदर लगातार ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है और यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह जंग क्यों शुरू की गई। यही वजह है कि इंटरव्यूज में वो कह रहा है कि हम जल्दी से बाहर निकल आएंगे, 3-4 हफ्ते में बाहर निकल आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले ना खुले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, तुम ये जानते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी एक और बात जाननी चाहिए
कि यह सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल इससे बड़ा है। जितनी भी जहाजें जाती हैं वो सब इंश्योर्ड होती हैं, इंश्योरेंस उनका होता है कि कोई भी दिक्कत आ जाए, जहाजें डूब जाएं वगैरह वगैरह, तो वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। जब से जंग शुरू हुई है इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस करना ही छोड़ दिया है। तो जब तक जंग खत्म नहीं होगी नई जहाजें तो आप भेज ही नहीं पाओगे, और उसके बाद भी जहाजें तभी वहां से गुजरेंगी जब ईरान चाहेगा। और ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, बंद तो सिर्फ दुश्मनों के लिए है, अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, और अमेरिका और इजराइल के साथ जो मुल्क खड़े हैं उनके लिए बंद है। बाकी की जहाजें अगर वहां से गुजरती हैं तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज के हालात हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग है। यूएई, मैंने बताया था कि उसने अपने मुल्क में ईरानी नागरिकों पर बैन लगा दिया है। ईरानी नागरिक अब उसके मुल्क में न रह सकते हैं न आ सकते हैं। तो एक खास तरह का टेंशन तो क्रिएट हुआ है। कुवैत से कल मिसाइलें चली हैं सीधे ईरान के ऊपर, तो अब कुवैत ये नहीं कह सकता कि हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सऊदी अरबिया के बारे में मैंने आपको बताया। एक मजेदार बात मैंने कल शायद आपको बताई थी कि एक लेटर जारी किया, एक बयान जारी किया सारी जीसीसी कंट्रीज ने कि अल अक्सा मस्जिद को जिस तरह से बंद रखा गया है वो गलत है, और इस पर इजराइल की मजम्मत की। इसके बाद एक और घटना हुई है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जॉर्डन के शाह से मिलना चाहते थे। जॉर्डन के शाह ने इस बिना पर इंकार कर दिया कि अल अक्सा जब तक बंद है तब तक हम इजराइल से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। यह तो सामने की बात है, 32 दिनों से अल अक्सा बंद है और अब जाके इनके बयान आ रहे हैं। लेकिन असली बात क्या है? जॉर्डन के शाह जानते हैं कि इस समय इजराइल के साथ दिखना मतलब सीधे ईरान की दुश्मनी और ज्यादा लेना, और उसके बाद यह होगा कि ईरान जॉर्डन को लगातार और निशाना बनाएगा। इसलिए अल अक्सा के बहाने जॉर्डन के शाह इजराइल से मिलने से बच रहे हैं। एक और बात, नेतन्याहू ने बयान दिया था कि जो हमारे दोस्त अरब मुल्क हैं उनके साथ ईरान के खिलाफ मैं एक ग्रुप बना रहा हूं। अब यूएई तो उनका दोस्त है, खुल के है, वो अलग मामला है। बाकी जितने भी अरब मुल्क हैं, बहरीन को अगर छोड़ दें तो वो बहुत खुल के इजराइल के साथ आने को तैयार नहीं होंगे। इजराइल ये चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि देखिए अरब मुल्क हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि और तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन अरब मुल्क जानते हैं कि खुल के इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि एक तो ईरान की दुश्मनी सीधी लेना, और दूसरे अरब जनता की नजरों में भी और ज्यादा गिर जाना। इसीलिए इस समय चाहे जॉर्डन के शाह हो या कोई और हो, सीधे नेतन्याहू के साथ आपको दिखाई नहीं देना चाहते। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे बयानात हैं, सब सूत्रों के, सोर्सेज के सहारे होते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई ये अमेरिका से कह रहे हैं कि लगातार ईरान पर हमला करते रहो। ये एक ऐसी खबर है जिसको ना हम डिनाई कर सकते हैं और ना ही कि ये कह सकते हैं कि यह पक्के तौर पर सही है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि ईरान इन सारी चीजों के लिए तैयार है। कल अल जजीरा पर जब बात कर रहे थे अराक्ची, उनसे पूछा गया कि अगल बगल पड़ोसी देशों से जो आपके रिश्ते खराब हुए हैं, जो भरोसे कम और खत्म हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं जगहों पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिकन एसेट्स हैं या अमेरिकन बेसेस हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो नेबर कंट्रीज हैं, हमारे हमसाया जो मुल्क हैं, उनमें हमसे नाराजगी है, हमारा भरोसा कम हुआ है। ये भरोसा वक्त के साथ हासिल कर लिया जाएगा। अभी जरूरी है अमेरिका और इजराइल को जंग में शिकस्त देना। बड़ी बात कही है उन्होंने। जिनको अगल बगल रहना है उनको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब तक जंग चल रही है, बहुत क्लियर है कि अगर ईरान ने अमेरिकन एसेट्स को निशाना नहीं बनाया होता, रडार नहीं उड़ाए होते, बेस नहीं उड़ाए होते, तो आज ये हालत नहीं होती कि इजराइल के पास इतनी मिसाइलें भी नहीं बची हैं कि वो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। हूथी, हिजबुल्ला, ईरान तीनों मिलकर जब इजराइल पर हमला कर रहे हैं तो जबरदस्त तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप इस जंग से पीछे हटने की स्कीम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बहाना निकले और हम ईरान से बाहर निकले। हालांकि जब वो ये कहता है तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये एक साजिश हो सकती है बड़े हमले की। लेकिन ये तो तय है कि चाहे साजिश है या हकीकत है, दोनों हाल के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, और ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी इजराइल में तबाही उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी।
आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।